Hey my dear students, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So chapter number 6 that is globalization and social change हम पढ़ रहे थे and इस chapter के last topic that is the cultural dimension of globalization पर हम पहुंच चुके हैं और आज के हमारे इस lecture में हम detail में discuss करने वाले हैं globalization and culture के बारे में. So हम different dimensions of globalization को पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने economic dimension, political dimension और साथ ही साथ में globalization and labor के बीच में किस तरह के जो है मतलब चेंजेस आए हैं ग्लोबलाइजेशन और लेबर के इंटरेक्शन से. ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. इन शॉर्ट ये चैप्टर जो है सारा का सारा चैप्टर हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ लिया है और समझ भी लिया है. आई होप सो आपको भी चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब बस कल्चरल डायमेंशन जो है वही बचा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर ये दोनों जब साथ में आते हैं तो किस तरह के चेंजेस हमको हमारे कल्चर में देखने को मिलते हैं. एंड यहाँ पर आपको एक न्यू टर्म के बारे में जानने को मिलेगा दैट इज कॉर्पोरेट कल्चर. कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में हमेशा हम सुनते रहते हैं. सो वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट यहाँ ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर को समझते हैं और साथ ही साथ में ग्लोकलाइजेशन. क्लियर? क्या कहा मैंने? ग्लोकलाइजेशन. सो व्हाट इज दिस ग्लोकलाइजेशन? जेंडर एंड कल्चर ये दोनों के बीच में क्या एक इंटरेक्शन होता है प्लस कल्चरल कंजम्पशन या कंजम्पशन ऑफ कल्चर. ये कुछ जो ऐसे टर्म्स रिलेटेड आपके चैप्टर में दिए हुए हैं वो सारे टर्म्स को हम यहाँ पर आंसर करने वाले हैं. सभी को हम उनके मीनिंग जो है वो डिटेल में समझने वाले हैं. क्लियर है? सो अब देखते हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर जब मिक्सअप होता है तो क्या सारे चेंजेस हमको जो है देखने को मिलते हैं. ग्लोबलाइजेशन की वजह से ढेर सारे सोशल चेंजेस होते हैं. जैसे हमने इकोनॉमिक के बारे में बातें करी, हमने पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बातें करी और भी ऐसे ढेर सारे चेंजेस होते हैं जो आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो. अभी तक आप इकोनॉमिक के बारे में पढ़ चुके हो, पॉलिटिकल पढ़ चुके हो और ये सारी चीजें कैसे सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं ये सब कुछ भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था. क्लियर है? आई होप सो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. अब कल्चर की अगर हम बात करें सो बेसिकली कल्चर होता क्या है. एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज कल्चर सो आप कहेंगे कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ. नाउ व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ. आप कैसे अपनी लाइफ को लीड करते हो, उसके अंदर क्या सारी वैल्यूज हैं, क्या सारे नॉर्म्स हैं, आपके क्या अपने बिलीफ प्रिंसिपल्स हैं, आपकी अपनी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपकी अपनी फूड हैबिट्स कैसी हैं, आपकी अपनी ट्रेडिशंस किस तरह के हैं, ये सारी चीजें डिस्क्राइब करता है आपका कल्चर. हर एक कंट्री का अपना कल्चर होता है. हमने देखा है कि जैसे इंडिया है, इंडिया का अपना कल्चर है. आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज कल्चर एंड सोशलाइजेशन. चैप्टर नंबर 4 हमने ये जो है पढ़ा हुआ था आपकी बुक 1 दैट इज इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी के अंदर, जब हमने कल्चर के बारे में डिटेल में समझा था और कल्चर कैसे हमें सोशलाइज करता है या हमारी सोशलाइजेशन पूरी कैसे होती है ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था जहां हमने कल्चर का मीनिंग भी समझा था. अब हमने देखा कि कल्चर होते हैं फिर उसके बाद में सब कल्चर्स भी होते हैं. जैसे एक इंडियन कल्चर है और फिर उस इंडियन कल्चर के अंदर राजस्थानी पीपल का अपना कल्चर है, गुजराती पीपल का अपना कल्चर है, आसामीज का अपना कल्चर है. तो इस तरीके से सब कल्चर्स भी होते हैं. एक बहुत बड़ा कल्चर है उसके अंदर कुछ छोटे मोटे कल्चर्स भी जो है वो ग्रो कर जाते हैं. सभी कंट्रीज का भी कल्चर होता है, किसी पर्टिकुलर रीजन का भी कल्चर हो सकता है, मतलब वहां पे रह रहे लोगों का. बेसिकली सोसाइटी हो या कल्चर हो ये सारी चीजें कौन बनाते हैं? ह्यूमन बींग्स ही बनाते हैं. जब वो सारे साथ में आते हैं, अपने बिलीफ, अपने नॉर्म्स, अपने प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजों को जब एक साथ मतलब इकट्ठा करते हैं तब एक कल्चर ग्रो होता है, तब एक कल्चर बन जाता है. जैसे फॉरेन कंट्रीज हैं वहां का अपना कल्चर, जैसे हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर. तो वेस्टर्न कल्चर किस एक तरीका का है. फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे से कुछ हम एग्जाम्पल लें, एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको मैं दे रही हूँ. तो जैसे वेस्टर्न कल्चर की हम बात करें तो वेस्टर्न कल्चर में हमको देखने को मिलता है कि वहां पर जो है मतलब सभी लोग किस तरह की एक लाइफ स्टाइल वो लोग लीड करते हैं. तो वहां पर उनके अपने जो पहनावा है, उनकी जो अपने क्लोथ्स हैं, उनकी अपनी जो मतलब एक बोलते हैं ना कि उनके अटायर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. जैसे वहाँ पर जनरली मैं आपको बताऊं तो वहाँ पर क्या सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे जो सारे मतलब लेडीज़ होती हैं वो सभी जो है जीन्स, टॉप, स्कर्ट्स ये सारी चीज़ें पहनते हैं. फिर उसके बाद में जो मेन होते हैं, ठीक है, जो जेंट्स होते हैं वो सभी जो है मतलब टाई कोट वो भी जीन्स पहनते. लेकिन इंडियन कल्चर में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर हमको ज़्यादातर साड़ी, सूट, इसके बाद में धोती, कुर्ता ये सारी चीज़ देखने को मिलती है. बट इंडियन कल्चर के ऊपर भी वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस अब हमको देखने को मिल गया है जिसकी वजह से इंडिया का कल्चर जो है
मतलब उसमें वेस्टर्न कल्चर भी मिक्स हो चुका है, ये चीज़ें हम देखते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम फूड हैबिट्स की बात करें कि हम किस तरह का खाना खाते हैं, तो इंडियन जनरली जो है मतलब वेजिटेरियन या नॉनवेज में भी होंगे तो चिकन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद में अगर हम वहीं फॉरेनर्स की बात करें तो वहाँ पर और साथ ही साथ में इंडिया में जो है खाना, जैसे अब बहुत बार ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया भी है कि खाना कैसे खाया जाता है, जब आप भोजन करते हो तो कैसे करते हो, आप ज़मीन पर बैठ के कुछ मेट वगैरह जो है यूज़ करते हो, फिर उस पर बैठते हो, फिर हाथों से आप खाना खाते हो। लेकिन वहीं फॉरेन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डाइनिंग टेबल पे बैठ के स्पून्स, फोक्स, ये सारी चीज़ों के थ्रू जो है खाना खाया जाता है। तो वो उनका एक अपना कल्चर दिखाता है। इंडिया का अपना कल्चर है, हमारे यहाँ पर रिलीजन का जो है इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे सभी कंट्रीज़ के अपने अपने कल्चर होते हैं, रीजन्स के अपने अपने कल्चर होते हैं। रशियन पीपल का अपना कल्चर होगा, इसके बाद में जैसे इंडियन पीपल का अपना एक अलग कल्चर है, चाइनीज़ पीपल का अलग अपना एक कल्चर होगा। तो यहाँ कल्चर हम कंट्रीज से क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कंट्री की अगर जैसे बात करें तो एक मतलब डिफाइंड टेरिटरी है, वो उस डिफाइंड टेरिटरी के अंदर जितने भी पीपल रह रहे हैं वो सभी उस कल्चर को शेयर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर कंट्रीज के थ्रू कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? इतना एक जनरल आइडिया आपको कल्चर से रिलेटेड हो गया होगा। इसके अलावा और आप क्या जानते हो कल्चर के बारे में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब इसके बाद में इस एक टॉपिक पर हम आ जाए, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग आई होप सो अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि चैप्टर के लास्ट में आ चुके हैं, बहुत बार ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, आई होप सो क्लियर होगा। तो बेसिकली फिर भी एक बार रिपीट कर ही देती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है तो। ग्लोबलाइजेशन जहाँ पर ये सारा पूरा ये जो ग्लोब है, जो पूरा वर्ल्ड है, ये एक ही जो है मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाता है, इंटरकनेक्ट हो जाता है। इसके बीच में जो है सभी कंट्रीज जितनी भी रह रही हैं सभी के बीच में रिलेशनशिप्स बिल्डअप हो जाती हैं। और इन सिंपल अगर हम कहें तो ये पूरा ग्लोब एक सिंगल मार्केट बन जाता है, क्योंकि जनरली ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमी के साथ में रिलेट किया जाता है। बट हमने ये चीजें भी देखी कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमी के बारे में ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर उसके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल हर एक तरह के डायमेंशंस होते हैं, और ये सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आता है कंट्रीज के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर, चाहे गवर्नेंस के स्टाइल में हो, चाहे कल्चर में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, इंफॉर्मेशन में हो, हर एक तरह के चेंजेस हमको ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अब ये एक जनरल आइडिया मैंने ग्लोबलाइजेशन का आपको दे दिया कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी, इंटरलिंक करेंगी, उनके बीच में ये जो बाउंड्रीज हैं जो उनको कनेक्ट या उनको कम्युनिकेट करने से रोकती हैं, वो बाउंड्रीज को हमने हटा दिया है। क्लियर है? ये आया यहाँ तक समझ में कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और कल्चर क्या है। नाउ देयर आर मेनी वेज दैट ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स कल्चर। अब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू ग्लोबलाइजेशन कल्चर को अफेक्ट करता है। वी सॉ अर्लियर दैट over the ages, India has had an open approach to cultural influences and have been enriched because of these. हमने देखा है कि इंडिया मतलब सालों से, एक तो बहुत पहले के टाइम से हम बात करें, एंशिएंट इंडिया के टाइम से हम बात करें जब कॉलोनाइजर्स भी नहीं आए थे, और उसके भी बहुत पहले मतलब मेडिवल इंडिया के भी बहुत पहले, एंशिएंट इंडिया की बात हम कर रहे हैं ना, जब से मतलब इंडिया कहीं ना कहीं से ग्रो होना स्टार्ट करता है। जैसे हमने सिल्क रूट के बारे में जो है पढ़ा हुआ था कि इंडिया के जो मतलब ये हमने एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि क्या ग्लोबलाइजेशन एक न्यू कॉन्सेप्ट है या ये सारे जो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, जो ग्लोबलाइजेशन पूरा प्रोसेस है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था। तो हमने देखा कि इंडिया के बिफोर इवन जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर रूल करने के लिए आते हैं, उसके भी पहले से इंडिया के रिलेशंस जो है वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ में थे। एक जैसे मेजर सिल्क रूट का एक हमने एग्जांपल लिया था कि सिल्क रूट जो है वो इंडिया से होके जाता था और फिर यहाँ से जो है मतलब इंडिया चाइना के साथ में और इवन बहुत सारी ऐसी साउथ एशिया में जो कंट्रीज हैं उनके साथ में कनेक्टेड था। तो इस तरह से भी इंडिया डिफरेंट कंट्रीज के साथ में कनेक्टेड था। इंडिया ट्रेड किया करता था डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, इवन अमेरिका, यूएस, ये जो सारी अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप वगैरह, इन सभी कंट्रीज के साथ में इंडिया के रिलेशनशिप्स हुआ करते थे, इंडिया ट्रेड किया करता था। तो मतलब ग्लोबलाइजेशन एक टर्म जो है वो जरूर न्यू हो सकता है, बट ये जो ग्लोबलाइजेशन का एक पूरा प्रोसेस है जहां पर कंट्रीज एक दूसरे के साथ में रिलेट करती हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करती हैं, वो बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। और इसीलिए इंडिया के जो रिलेशंस थे वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के साथ में बहुत पहले से हमको देखने को मिलता है। और इसी वजह से इंडिया
का मतलब इंडिया का एक ओपन अप्रोच था कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को लेके, या फिर कल्चर को लेके एक ओपन अप्रोच था कि हम सभी के कल्चर के साथ में रिलेटेड रहेंगे, सभी हमारे कल्चर को जान पाएंगे। और पहले ऐसी सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, सब अपने अपने कल्चर को जो है मतलब फॉलो किया करते थे और सभी के लिए अपना कल्चर सुप्रीम होता था। तो इस तरह से इंडिया जो है उसका एक ओपन अप्रोच हुआ करता था कल्चर को लेके पहले के टाइम में। बट द लास्ट डिकेड हैज सीन मेजर कल्चरल चेंजेस लीडिंग टू द फियर दैट आवर लोकल कल्चर्स वुड बी ओवरटेकन। लेकिन हम अभी कुछ डिकेड्स पहले की बात करें तो हमने ये एक चीज देखी है कि मेजर कल्चरल चेंजेस हुए हैं इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ही इवन मेजर कल्चरल चेंजेस हुए हैं, जहां पर सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं ग्लोबल कल्चर हमारे लोकल कल्चर को ओवरटेक ना कर जाए। यानी कि देखो हो क्या रहा है कि ग्लोबलाइजेशन है, तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर सभी जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक है, इंटरकनेक्टेड है। और ये इंटरलिंकेज या इंटरकनेक्टेडनेस जो है ये इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली हर एक तरह से है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर समझो, जैसे सपोज ये पूरा ग्लोब है, ये जो है पूरा ग्लोब है और इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं। ये सभी कौन है? ये सभी कंट्रीज हैं। अब इन कंट्रीज को हम नाम दे देते हैं ABCD, ऐसे करके जो है इन कंट्रीज को हमने नाम दे दिया। ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं पहले यहाँ, और इन सभी कंट्रीज के अपने अपने कल्चर हैं। सभी कंट्रीज जो हैं अपने अपने कल्चर को फॉलो करती हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी वे ऑफ लाइफ है। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो ये सभी कंट्रीज एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो गई। क्लियर है? ये सारी कंट्रीज क्या हो गई? एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर गई, सभी एक दूसरे से रिलेट कर जाती हैं। अब इकोनॉमिकली करें तो सभी के बीच में ट्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है? सभी के बीच में ट्रेड हो रहा है। पॉलिटिकल विजन के बारे में हमने पढ़ा कि सभी कंट्रीज का अपना अपना एक पॉलिटिकल विजन भी होता है, क्योंकि अब ये सभी साथ में आए हैं, ये सभी ट्रेड कर रहे हैं, तो किसी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, एक ऑर्डर जो है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश रहे। और साथ ही साथ में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पर सभी एक दूसरे से इंटरलिंक हो चुकी हैं, इंटरकनेक्ट हो चुकी हैं, पॉलिटिकली भी हो चुकी हैं, तो सभी कंट्रीज में डिफरेंट मतलब एज अभी ये कंट्रीज हैं सबके अंदर ह्यूमन बींग्स रहते हैं, बट इन जनरल पूरा जो वर्ल्ड है उसमें जितने भी ह्यूमन बींग्स रहते हैं उनके सभी के इश्यूज, सारे राइट्स, उनके साथ में जिस भी तरह के जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनको रिड्रेस करना, ये भी अब पूरे ग्लोब का काम हो चुका है। तो क्या होती है कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हो जाती हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं, और इस तरह से जो है मतलब इजीली ट्रेड हो सके, तो कोई इलीगल वर्क ना हो, फेयरनेस बनी रहे, इक्वालिटी बनी रहे, इन चीजों को इंश्योर किया जाता है। तो इस ग्लोबलाइजेशन का एक अपना पॉलिटिकल विजन भी है। ठीक है, इकोनॉमिक विजन हमने डिस्कस करा और इसका एक अपना पॉलिटिकल विजन भी है। और अगर इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सारी चीजों को हम एक साथ कनेक्ट कर दें कल्चर को भी, तो वो एक मतलब सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो जाता है। तो हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सोशलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ग्लोबलाइजेशन की, तो ये हर एक स्फीयर में सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आता है, चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, और साथ ही साथ में डिफरेंट डिफरेंट पीपल के इश्यूज को, पब्लिक इश्यूज को टैकल करता है। तो इसका एक अपना सोशलॉजिकल विजन भी है। ठीक है, इससे सोसाइटीज भी रिलेटेड है। एंड लास्ट, कल्चर। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि सभी एक दूसरे से रिलेट कर गई हैं और सभी के अपने अपने कल्चर्स हैं, तो ये भी हो सकता है कि डी का जो कल्चर है उस कल्चर से सी बहुत इन्फ्लुएंस होता है, तो वो डी के कल्चर की कुछ पॉइंट्स को अपने कंट्री में भी जो है मतलब फॉलो करने लग जाते हैं लोग, उन चीज़ों को भी अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड ऑन कर लेते हैं। सी के कल्चर कुछ एक मतलब एक कंट्री को अच्छे लगते हैं तो उसने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब क्या हो रहा है कि इंटरलिंकेज के साथ साथ में इंटरमिक्सिंग कल्चर्स की भी हो रही है। जो भी जिस भी कल्चर के कुछ पार्ट्स किसी को अच्छे लगते हैं तो वो उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी एक दूसरे के कल्चर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे के कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो इंडिया में भी पहले यही चीज होती थी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जब इंडिया में आती थी, इंडिया के कल्चर के साथ में कनेक्ट होती थी, उसके बारे में जानती थी, तो वो इंडिया के कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती थी। या इंडियंस कभी बाहर जाते थे तो वो फॉरेन कल्चर्स के साथ में या वेस्टर्न कल्चर्स के साथ में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते थे। तो इस तरह से एक ओपन अप्रोच था कल्चर को लेकर। क्या था? इंडिया का एक ओपन अप्रोच था कल्चर को लेकर। लेकिन कुछ डिकेड्स पहले से ये जो एक ओपन अप्रोच है, इस एक चीज से बहुत ज्यादा मतलब कंट्रीज डर गई हैं। क्यों डर गई? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये शेयरिंग चल रही है, ये शेयरिंग चल रही है तो एक पूरा जो है ग्लोब का कल्चर बनता चला जा रहा है जिसको सब फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी एक तरीके की प्रैक्टिस जो है, मतलब यहाँ पर किसी तरह की एक अटायर की हम बात करते हैं कि सी कंट्री में जिस तरह के अटायर लोग पहनते थे वो उनके कल्चर का ही पार्ट था, तो उस एक अटायर को पूरे ग्लोब में सभी कंट्रीज ने पसंद किया। तो
जनरली मतलब मान लो हो सकता है ई कंट्री को पसंद ना आया हो, बट ज्यादातर मेजॉरिटी कंट्रीज को वो एक चीज पसंद आई वहां के लोगों को, और उनने भी इस तरह के अटायर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो एक ग्लोबल कल्चर बनता हुआ चला जा रहा है, ये जो एक होमोजीनिटी आती जा रही है कि सभी उस कल्चर को फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं, या सभी उस कल्चर की पार्ट्स को अपनी कंट्रीज में भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो कहीं इस होमोजीनिटी की वजह से जो लोकल कल्चर्स हैं वो कहीं इसकी वजह से जो है मतलब कम ना हो जाए, या उनके ऊपर जो है किसी तरह का मतलब वो कहीं दब ना जाए। ठीक है, ये एक डर है कि ये जो पूरा ग्लोबल कल्चर बनता हुआ चला जा रहा है कि जहां पर सभी जो है एक दूसरे के कल्चर के साथ में मिक्सअप हो सकते हैं, एक दूसरे के कल्चर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, इसकी वजह से एक दिन एक ग्लोबल कल्चर बन जाएगा जिसे सभी कंट्रीज फॉलो करती होंगी। क्या बन जाएगा? एक ग्लोबल कल्चर बन जाएगा जिसे सभी कंट्रीज फॉलो करती होंगी। लेकिन कहीं ये ग्लोबल कल्चर हमारे लोकल कल्चर को दबा ना दे, इस एक चीज का डर जो है कंट्रीज को आज के टाइम में होने लगा, स्पेशली इंडिया भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, कि इंडिया का कल्चर कहीं इस पूरे ग्लोबल कल्चर के बीच में कहीं दब ना जाए, कहीं अकेला ना रह जाए। तो यहाँ पर अभी ये जो चीज आपने रीड करी कि द लास्ट डिकेड हैड सीन मेजर कल्चरल चेंजेस लीडिंग टू फियर दैट आर लोकल कल्चर वुड बी ओवरटेकन, कि कहीं हमारे लोकल कल्चर को ये ग्लोबल कल्चर ओवरटेक ना कर ले। क्लियर है? आया ये यहां तक समझ में? क्या एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी। देन वी सॉ अर्लियर दैट आवर कल्चरल ट्रेडिशन हैज बीन वेरी ऑफ द कूप मंडुक द फ्रॉग दैट लिव्स इट्स होल लाइफ विद इन अ वेल, नोज नथिंग एल्स एंड इज सस्पिशियस ऑफ एवरीथिंग आउटसाइड इट। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, इवन हमारा ही इंडिया का पहले जो कल्चरल ट्रेडिशन हुआ करता था, मतलब बहुत पहले हम नहीं जा रहे हैं, अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, उस एक टाइम की बात करें, तो इंडिया सभी कंट्रीज के साथ में जो है मिक्सअप होता था, सभी के साथ में इंटरलिंक होता था, इंटर कनेक्ट हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो है डिफरेंट रूलर्स हमारे यहाँ पर आने लग गए, रूल करने लग गए, इंडिया को कंट्रोल करने लग गए, फिर कॉलोनाइजर्स भी आ गए, तो हमने देखा कि इंडिया का कल्चर तो कहीं ना कहीं ओवरटेक होता हुआ चला जा रहा है। ये एक डर जो है हमको होने लग गया है। और इसी के साथ साथ में अर्लियर टाइम्स में, पहले के समय में, हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन था वो कूप मंडुक की तरह होता था। कूप मंडुक का मतलब क्या है यहाँ पर कि कुएं का मेंढक, एक कहावत अगर आपने कभी सुनी होगी तो, कि एक कुएं के अंदर एक मेंढक होता है, वो उसी मतलब कुएं के अंदर, उसी वेल के अंदर उसकी पूरी लाइफ लीड करता है, और उसकी वो कुआं ही उसकी लाइफ होती है, वो जो वेल होता है वही उस फ्रॉग की लाइफ होती है, पूरी लाइफ वो अपनी उसी वेल के अंदर बिता देता है, और उसके अलावा उसे कुछ नहीं पता होता। उसके लिए इस कुएं के अंदर की जो लाइफ है यही सब कुछ है, और उसी के अंदर जो है वो जीता है, उसी के अंदर मर जाता है, और उसी को एंजॉय करता है। लेकिन बाहर क्या सारी चीजें हो रही हैं, आउटसाइड वर्ल्ड में क्या सब कुछ हो रहा है, उसके बारे में बहुत ही सस्पिशियस होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये कुआं है, ठीक है, ये कुआं है, इसके अंदर एक मेंढक है और वो इसी में अपनी पूरी लाइफ जी लेता है, इसके बाहर क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं पता, ही नोज नथिंग एल्स। और लेकिन बाहर चल के आ रहा है, उसको लेके वो थोड़ा सा सस्पिशियस होता है, थोड़ा सा डाउटफुल होता है कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा कुछ पता कुछ नहीं उसे, लेकिन अंदाजे लगाना कि ऐसा होता होगा, ये होता होगा। तो यहाँ वो कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में कुछ ऐसा, मतलब ये एक एग्जाम्पल देने का उनका मतलब ये है कि अगर कोई भी कंट्री है वो सिर्फ अपने ही आप में रहेगी, अपने आप को क्लोज करके रखेगी, तो वो भी कुएं के मेंढक की तरह हो जाएगी, जहां उसको कुछ नहीं पता होगा, वो जस्ट अपने कल्चर के ही बारे में सब कुछ जानती होगी, और बाहरी मतलब चीजें जो भी चल रही हैं उसके बारे में उसको कोई भी अंदाजा नहीं होगा। सो इट टॉक्स टू नो वन एंड आर्ग्यूज विथ नो वन ऑन एनीथिंग। ये जो कुएं का मेंढक है ये ना ही किसी से बात करता है, ना ही किसी के साथ में किसी तरह की कोई बहस करता है। इट merely harbors the deepest suspicions of the outside world. Fortunately for us, we retain our traditional open-ended attitude to this day. तो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो किसी के भी पूरे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में उसको किसी तरह का कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सस्पिशंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं बाहरी वर्ल्ड को लेके, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड को लेके। फॉर्चुनेटली फॉर अस, लेकिन हमारे लिए भाग्य से, ठीक है, भाग्य से हमारे लिए हमारा ट्रेडिशनल ओपन एंडेड एटीट्यूड रहा है कल्चर्स को लेके। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि कुछ कल्चर्स ऐसे भी होते हैं जो कूप मंडुक की तरह रहते हैं, जो बाहरी कंट्रीज के साथ में या दूसरे कल्चर्स के साथ में बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं होते हैं। लेकिन जैसे हम अभी इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि इंडिया स्टार्टिंग से ही ओपन माइंडेड रहा है, उसका एक अप्रोच जो है वो ओपन अप्रोच रहा है डिफरेंट कल्चर्स को लेके, तो इसलिए हमने सभी के कल्चर को जाना। लेकिन लास्ट डिकेड से हम जो है थोड़ा सा हमने एक क्लोज अप्रोच क्यों कर लिया है, क्योंकि हमको ये एक डर है कि कहीं हमारा लोकल कल्चर ओवरटेक ना कर जाए, या हमारा लोकल कल्चर को जो बाकी ग्लोब का कल्चर है वो ओवरटेक ना करे।
इस एक चीज का डर हमको है। देखो यहाँ पर लिखा है ना कि लोकल कल्चर्स वुड बी ओवरटेकन, लोकल कल्चर्स को ओवरटेक कर लिया जाएगा ग्लोबल कल्चर के थ्रू। सो दस देयर आर हीटेड डिबेट्स इन आवर सोसाइटी, नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज बट ऑल्सो अबाउट चेंजेस इन क्लोथ्स, स्टाइल्स, म्यूजिक, फिल्म्स, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेजेस। तो इसीलिए हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे डिबेट्स हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हैं, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इश्यूज को लेके ही नहीं, बल्कि हमारे कल्चर को भी लेके, कि हमारे क्लोथ्स में किस तरह के चेंजेस आए हैं जब हम ग्लोबल कल्चर के साथ में इंटर रिलेट करते हैं, इंटर कनेक्ट करते हैं। हमारे स्टाइल में, हमारे म्यूजिक में, हमारी फिल्म्स में, हमारी लैंग्वेजेस में, हमारी बॉडी लैंग्वेजेस में किस तरह के चेंजेस आए। जैसे आजकल हम बोलते हैं ना कि बॉलीवुड बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज को कॉपी करने लग गया है, और हम उन चीजों को देखते भी हैं, हम भी थिएटर्स में जाते हैं, हम भी उन मूवीज को देखते हैं, फिर बाद में हमको पता चलता है अरे ये तो हॉलीवुड की कॉपी की गई थी, या फिर बॉलीवुड कि मतलब बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट जो है वो हॉलीवुड से लिए गए हैं। तो मतलब ये क्या हो रहा है कि ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में जिस भी तरह का कल्चर प्रिवेल करता है, या डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बहुत सारी चीज़ें हम इंडियन कल्चर के अंदर भी मिक्सअप कर रहे हैं। इसके साथ में हमारी अपनी बॉडी लैंग्वेज, हमारा एक वे ऑफ लाइफ स्टाइल किस तरीके का है, हम किस तरह से बात करते हैं। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा हमारी मतलब हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा पार्ट हो चुकी है, हमारी लैंग्वेज का एक बहुत ज़्यादा पार्ट हो चुकी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को हिंदी भी नहीं आती, किसी को तमिल भी नहीं आती, किसी को जो है मतलब गुजराती भी नहीं आती, तो एटलीस्ट वो इंग्लिश में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी लैंग्वेज में, हमारी फिल्म में, हमारे म्यूजिक के टेस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल पहले इंडियंस की अगर हम बात करें, पहले जो आपकी ओल्ड जनरेशन है, इसके अंदर जनरेशन वाली चीज भी आ जाती है। जैसे ओल्ड जनरेशन है तो उनको जो है सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना और साथ ही साथ में भक्ति सॉन्ग्स वगैरह जो होते हैं, भजन वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीजें सुनना अच्छा लगता है। बट आजकल के जो यूथ है, जो न्यू जनरेशन है, जो वेस्टर्न कल्चर से अफेक्टेड है या इन्फ्लुएंस्ड है, वो सुबह उठते हैं, बढ़िया पॉप म्यूजिक लगाते हैं, कुछ डीजे सॉन्ग वगैरह जो है चल रहा होता है, और फिर उनको इस तरह की गाने सुनना, उस तरह की म्यूजिक सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की वजह से हमारे म्यूजिक में, हमारे लाइफ स्टाइल में, इवन हमारे क्लोथ्स में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रिकॉल करो, जहां हमने ये देखा कि कितने ज्यादा रिफॉर्मर्स और अर्ली जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने कल्चर और ट्रेडिशन को लेके बहुत सारे डिबेट्स करे ताकि हमारे कल्चरल चेंजेस मतलब उस तरह से कल्चरल चेंजेस ना हो पाए। जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, आपने चैप्टर नंबर 2 कल्चरल चेंज पढ़ा, तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे कल्चर में चेंजेस आए। आपने वेस्टर्नाइजेशन पढ़ा, आपने मॉडर्नाइजेशन पढ़ा। स्पेशली अगर आप वेस्टर्नाइजेशन वाला पूरा कंसेप्ट जो है ध्यान में करो, तो आप देखोगे कि किस तरह से कॉलोनाइजर्स के आने के बाद में और इसके बाद में जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन होता है, तो कैसे हमारे यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है। वो वेस्टर्न कल्चर हमारी लाइफ को कितनी तरह से इंपैक्ट करता है, हमारे आर्ट में, हमारे लिटरेचर में, इवन हमारे आर्किटेक्चर में भी हमको वेस्टर्न लाइफ स्टाइल या वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, दीज आर इन सम वेज द सेम, इन सम वेज डिफरेंट। व्हाट इज परहैप्स डिफरेंट इज द स्केल एंड इंटेंसिटी ऑफ चेंज। तो ये जो सारे कल्चरल चेंजेस हुए हैं, ये कुछ तरह से मतलब वेस्टर्न कल्चर की ही तरह है या वेस्टर्न कंट्रीज की ही तरह है, बहुत सारी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज से डिफरेंट हुए हैं इंडिया के अंदर। बट एक चीज जो सेम है या एक चीज जो कॉमन है, जो हमको यहाँ पर ध्यान देनी है, दैट इज द स्केल एंड इंटेंसिटी ऑफ चेंज, कि कितने इंटेंसिटी के साथ में या कितने स्केल पर कल्चरल चेंज इंडिया के अंदर हुआ है। क्लियर है? आए ये भी एक चीज समझ में। तो ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर की जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ वैसे वैसे कल्चर में किस तरह से चेंजेस आते हैं, विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, कि इंडिया में कैसे हमको सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर समझना है। आप देखते होंगे बहुत बार ऐसी सारी चीजें हमने देखी है, मतलब स्पेशली अगर मैं रिलीजन के साथ में रिलेट करूं तो रिलीजन और कल्चर एक ही जैसे होते हैं। हमारा रिलीजन जो है वो हमारे कल्चर का ही पार्ट होता है, या हमारा कल्चर हमारे रिलीजन का ही पार्ट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स आते हैं, और जैसे जब वो इंडियन कल्चर के बारे में जानते हैं, मतलब आपने देखा होगा कभी आप टूरिस्ट प्लेसेस पर गए होंगे तो जो फॉरेनर्स आते हैं, स्पेशली जो वुमेन होती हैं, वो इंडिया में जिस तरह से साड़ीज वगैरह पहनी जाती है वैसे साड़ीज पहन के, और जो जेंट्स वगैरह होते हैं वो धोती कुर्ता पहन के, जब वो टेंपल्स वगैरह में जाते हैं, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, तो उनके एक लाइफ मतलब उनके अटायर में और साथ ही साथ में वो इंडिया कल्चर को बहुत अच्छे से जाना चाहते हैं। क्योंकि सबसे मेन चीज तो ये है कि इंडिया का कल्चर इतना ज्यादा इनक्रेडिबल है कि उसको जितना ज्यादा जानोगे तो आपको और ज्यादा जो है क्यूरियस आप हो गए कि हमको और इसके बारे में जानना है, हमको और इसके बारे में समझना है। तो स्पेशली जब फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आते हैं तो वो इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा समझना चाहते हैं। तो ये एक चीज क्या होगी, ये तो हम पॉजिटिव
पॉजिटिव वे में लेते हैं। लेकिन जब अगर ऐसा होने लग जाए कि इंडियंस बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग जाए, तब हमको एक डर होता है कि कहीं हमारा कल्चर जो हमारा जो लोकल कल्चर है वो ओवरटेक ना हो जाए। तो और ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स होते हैं जिन्हें अभी हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे इन दी होमोजेनाइजेशन वर्सेस ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर। सो व्हाट इज दिस ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज दिस होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर, इस एक चीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर आपको ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होंगे और जो आपको इस टॉपिक को और ज्यादा अच्छे से रिलेट करवा पाएंगे, कनेक्ट करवा पाएंगे और आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाओगे। क्लियर है? सो इस एक चीज को और समझते हैं। देखो, अ सेंट्रल ओरिएंटेशन कंटेंशन इज दैट ऑल कल्चर्स विल बिकम सिमिलर, दैट इज होमोजेनस। एक सेंट्रल कंटेंशन ये है कि एक दिन जितने भी सारे कल्चर्स हैं वो सभी होमोजीनस हो जाएंगे, वो सभी सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये जितनी डिफरेंट कंट्रीज हैं, जब ये सभी एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक करेंगे, इंटरकनेक्ट करेंगी, सभी एक दूसरे के कल्चर को जानेंगी, एक दूसरे के कल्चर को शेयर करने लगेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पर किसी तरह का कोई अटायर है, किसी तरह के कोई क्लोथ का स्टाइल है जो पहना जाता है, उसे पूरी कंट्री में पसंद किया, मतलब पूरी डिफरेंट कंट्रीज में वर्ल्ड की पसंद किया जा रहा है, तो वो सभी इसको फॉलो करने लगेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर कोई फूड हैबिट है जो पूरी कंट्रीज को मतलब अच्छी लगती है, तो वो उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे करके एक दिन इतनी ज्यादा इंटरमिक्सिंग हो जाएगी कि एक दिन ये होगा कि सारे कल्चर, जितने भी कल्चर्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, होमोजेनाइजेशन हो जाएगा कल्चर का। ऐसा एक सेंट्रल कंडीशन है, ऐसी एक चीज मानी जाती है। Others argue that there is an increasing tendency towards globalization of culture. लेकिन कुछ का कहना यह है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर होगा। नाउ व्हाट इज दिस ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर? उनका क्या कहना है कि इंक्रीजिंग टेंडेंसी है ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर को लेके। ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द मिक्सिंग ऑफ द ग्लोबल विद द लोकल। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इट इज अ मिक्सिंग ऑफ ग्लोबल एंड लोकल। मतलब कि अगर आप ग्लोबल देखो, जैसे यहां पर समझो, ग्लोबल प्लस लोकल। लोकल क्या हो गया? जैसे इंडिया कल्चर की हम बात करें तो इंडिया का जो अपना कल्चर है वो लोकल, इंडिया का अपना लोकल कल्चर है। ग्लोबल कल्चर की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो कल्चर चल रहा है, जो प्रिविलेंट है, जिन चीजों को माना जाता है, जिस तरह की एक वे ऑफ लाइफ लीड करी जाती है, वो आपका ग्लोबल कल्चर हो गया। अब इस ग्लोबल और लोकल को मिला दो, सो व्हाट इट इज? ग्लो, ये हो गया ग्लो, एंड इसका कल, दैट इज ग्लो कल। एंड दिस ग्लोकल या ग्लोकलाइजेशन ऑफ कल्चर क्या है, इस एक चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो ग्लोकल या ग्लोकलाइजेशन का मतलब समझ में आया, जहां पर हम ग्लोबल प्लस लोकल करते हैं। तो इस एक चीज को अपनी नोटबुक में जो है मतलब नोट कर लो, और या फिर अगर आपको बुक में ही कहीं पर मार्क करना है तो उसको कर लो कि ग्लोबल प्लस लोकल, और ग्लोबल का GLO और लोकल का CAL, इसको मिला देंगे तो ये ग्लोकल हो जाएगा या फिर ग्लोकलाइजेशन। So what is globalization? Intermixing of global and local cultures. Globalization. अब ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर कैसे हो रहा है, इस एक चीज को हमको यहाँ पर समझना है। तो देखो क्या कहा है कि ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द मिक्सिंग ऑफ द ग्लोबल विद लोकल। इट इज नॉट एंटायरली स्पॉन्टेनियस नॉर इट इज एंटायरली डीलिंग फ्रॉम द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। मतलब ये ना ही बिल्कुल लोकल कल्चर को सपोर्ट करता है और ना ही ये बहुत ज्यादा मतलब जो है सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के साथ में कनेक्टेड है। मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्लोबल कल्चर भी नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा लोकल कल्चर भी नहीं है, बल्कि ये जस्ट एक इंटरमिक्सिंग है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत तेजी से जो है हम कल्चर को एक तरीके से मतलब स्पॉन्टेनियसली ये एक चीज प्रोसेस जो है चल रहा है ग्लोबल प्लस लोकल, और ना ही ऐसा है कि यहाँ पर हम ग्लोबलाइजेशन के जो कमर्शियल इंटरेस्ट है उनको पीछे छोड़ दे रहे हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा इकोनॉमी से रिलेटेड है ना, जहां हम ये बोलते हैं कि पूरा ग्लोब जो है वो एक सिंगल मार्केट बन चुका है। तो सिंगल मार्केट बना तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग भी होगी, कमर्शियल चीजें भी होने वाली हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज भी होने वाली हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कल्चर की हम बात कर रहे हैं तो कमर्शियल इंटरेस्ट जो है ग्लोबलाइजेशन के वो पूरी तरह से डीलिंक कर दिए जाएंगे। दोनों चीजें इसके अंदर होंगी, और कैसे होंगी ये आप समझो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। सो इट इज अ स्ट्रेटजी ऑफन अडॉप्टेड बाय फॉरेन फर्म्स व्हाइल डीलिंग विद लोकल ट्रेडिशंस इन ऑर्डर टू एनहेंस देयर मार्केटेबिलिटी। ग्लोबलाइजेशन, जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, जहां पर उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी होते हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं तो ट्रेड भी होगा, ट्रेड होगा तो कमर्शियल एक्टिविटी भी होगी, कमर्शियल एक्टिविटी भी होगी और प्राइवेट पर्संस भी होंगे उसके अंदर, तो प्रॉफिट भी अर्न होगा, मार्केट जो है वो भी ग्रो करेगा, मार्केटेबिलिटी भी होगी।
होगी। दूसरी तरफ लोकल कल्चर्स की हमने बात करी, सो दैट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो ग्लोबलाइजेशन जनरली क्या है, ये एक स्ट्रेटेजी है जो जनरली फॉरेन फर्म्स अडॉप्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन जिसमें ग्लोबल प्लस लोकल होता है, तो एग्जैक्टली होता कैसे है, तो जो फॉरेन फर्म्स होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज होती हैं, जब भी वो लोकल ट्रेडिशंस के साथ में डील कर रही होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कोई भी कंट्री मतलब यूएस की कोई कंपनी है और वो इंडिया के साथ में या इंडिया के ट्रेडिशन के साथ में किसी तरह का कोई हम ऐसा बोलें कि डील कर रही है, सो टू एनहांस देयर मार्केटेबिलिटी, मतलब जब कोई कंपनी किसी लोकल ट्रेडिशन के साथ में डील करती है अपनी मार्केटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो वो जो स्ट्रेटेजी होती है वो ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। अब इसके ढेर सारे एग्जांपल्स के थ्रू इस एक चीज को समझो। सो देखो, इन इंडिया वी फाइंड दैट ऑल द फॉरेन टेलीविजन चैनल्स लाइक स्टार, एमटीवी, चैनल वी एंड कार्टून नेटवर्क यूज इंडियन लैंग्वेजेस। अब जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे फॉरेन टेलीविजन चैनल्स हैं, जैसे स्टार है, एमटीवी है, चैनल वी है, कार्टून नेटवर्क है, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी इंडियन लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फॉरेन फर्म्स हैं लेकिन अपनी मार्केटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनको देखें, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें देखेंगे तो उन्हें प्रॉफिट अर्न होगा, तो वो क्या करते हैं, लोकल ट्रेडिशंस के साथ में मिक्सअप हो जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने इस एक चीज के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इन चैनल्स को देखें, इनमें आ रहे एपिसोड्स को देखें, तो उससे हमको प्रॉफिट मिलेगा, तो इन्होंने क्या किया, इंडियन लैंग्वेजेस को यूज करना स्टार्ट कर दिया। इवन मैकडोनल्ड्स सेल्स ओनली वेजिटेरियन एंड चिकन प्रोडक्ट्स इन इंडिया, नॉट इट्स बीफ प्रोडक्ट्स विच आर पॉपुलर अब्रोड। अब अगर हम एग्जांपल लें मैकडोनल्ड का, तो मैकडोनल्ड में आप जब भी जाते हो तो आपने देखा होगा कि हाँ आपको वेजिटेरियन भी मिल जाएगा, आपको चिकन वगैरह जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी सारे मिल जाएंगे, नॉनवेज में आपको चिकन, एग, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप उनसे बीफ डिमांड करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में बीफ को जो है मतलब कंज्यूम नहीं किया जाता है, या लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपकी फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मतलब बीफ जो है वो फॉरेन कंट्रीज में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बट उसको वो इंडिया में सेल नहीं करते, क्योंकि पता है कि ये इंडिया के कल्चर के अंदर नहीं आता, इंडिया के अंदर बीफ जो है वो नहीं खाया जाता है। तो इसलिए उन्होंने बीफ को इंडिया के कल्चर मतलब इंडिया में जब उन्होंने प्रोडक्ट्स को सेल किया तो उसके अंदर उन्हें नहीं रखा, क्योंकि अगर वो रखेंगे तो लोग इसके अगेंस्ट में जो है मतलब उनको क्या करेंगे, उनके अगेंस्ट में एक तरीके से ऐसे मूवमेंट चला देंगे, उनको प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे, तो उन्हें इंडिया से ही बाहर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने उस अकॉर्डिंग ही अपने सारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया है। मैकडोनल्ड्स गोज वेजिटेरियन ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल। अब जब भी इंडिया में नवरात्रि चलती है तो क्या कहते हैं, मैकडोनल्ड्स वेजिटेरियन हो जाता है, मतलब उसके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो होंगे वेजिटेरियन ही होंगे। इवन जो वो चिकन प्रोडक्ट्स वगैरह चलाते हैं, मतलब नॉन वेजिटेरियन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको ज्यादातर नहीं मिलेंगे, अगर आप जाके उनसे पूछोगे भी तो ज्यादातर उन्होंने जो है मतलब वेजिटेरियन करके रखा है। क्यों? क्योंकि नवरात्रि जो है वो बहुत ही पायस फेस्टिवल माना जाता है और उस एक टाइम पर आप नॉनवेज कंज्यूम ना करो तो ज्यादा बेटर है। देन in the field of music, one can see the growth of popularity of भांगड़ा pop, indie pop, fusion mix and even remixes। अब जैसे इंडिया में भांगड़ा चलता है, लेकिन अब क्या कर दिया, जब ग्लोबलाइजेशन मिक्स हो गया इस लोकल कल्चर के साथ में तो भांगड़ा पॉप हो गया। इवन बहुत सारे रिमिक्स सॉन्ग्स भी जो है वो अब हमको मतलब सुनने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पा रही हैं, क्योंकि हम ग्लोबल कल्चर के साथ में कनेक्ट कर पा रहे हैं। इंडी पॉप हो गया, तो इंडियन म्यूजिक जो था उसके साथ में हमने पॉप को मिक्स कर दिया, सो दैट इज ग्लोबल प्लस लोकल। We have already seen how the strength of Indian culture has been its open-ended approach. We also saw how through the modern period our reformers and nationalists actively debated tradition and culture. अभी हमने स्टार्टिंग में इसी एक चीज को पढ़ा कि इंडिया का जो एक अप्रोच रहा है इंडियन कल्चर को लेके, वो हमेशा ओपन अप्रोच रहा है, मतलब जहां पर हम सारी चीजों के साथ में कनेक्ट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में जहां हमको लगता है कि लोकल कल्चर ओवरटेक होने वाला है वहां पर हम थोड़ा सा पीछे भी हट जाते हैं। साथ ही साथ में मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स हैं, बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट हैं जिसके बारे में आपने चैप्टर 2 में पढ़ा कि जो 19th और 20th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं, नेशनलिस्ट रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिबेट्स डिस्कशन करे जहां पर ट्रेडिशन और कल्चर को प्रिजर्व करने की बातें हुई। Culture cannot be seen as an unchanging fixed entity that can either collapse or remain the same when faced with social change। अब कल्चर कोई एक ऐसी एंटिटी तो नहीं है जो कभी भी चेंज नहीं होगी, मतलब हमेशा फिक्स्ड एंटिटी रहेगी। अगर वो ऐसा रहेगा तो एक दिन या तो वो खत्म हो जाएगी या फिर वो ऐसे ही चलती रहेगी, उसके साथ में किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए सोशल चेंजेस के साथ में हमको कल्चर भी चेंजेस करना पड़ता है। कल्चर कैन नॉट बी सीन एज एन अनचेंजिंग फिक्स्ड एंटिटी दैट कैन ईदर कोलैप्स और रिमेन द सेम व्हेन फेस्ड विद सोशल चेंज। तो जब भी सोशल चेंज होगा तो कल्चर में भी चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। एंड व्हाट इज मोर लाइकली इवन टुडे इज दैट ग्लोबलाइजेशन विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ नॉट जस्ट न्यू लोकल ट्रेडिशंस बट ग्लोबल वंस टू।
और इसमें क्या एक चीज़ बहुत नई है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो आपके न्यू कल्चर्स को भी क्रिएट करता है, और साथ ही साथ में मतलब आपके जो लोकल ट्रेडिशंस हैं उसमें न्यूनेस तो लाता ही है, बट साथ ही साथ में जो पूरा ग्लोबल कल्चर है उसमें भी एड ऑन करता हुआ चला जाता है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनाइजेशन एंड ग्लोकलाइजेशन ऑफ कल्चर. आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर क्या है, कि जहां पर पूरे ग्लोब का जो कल्चर है वो एक दिन सिमिलर हो जाएगा. लेकिन दूसरों का कहना क्या है कि ग्लोकलाइजेशन ऑफ कल्चर जो है चल रहा है, जहां पर जब ग्लोबल कंट्रीज या ग्लोबल फर्म्स जब किसी इंडियन कल्चर या जैसे कोई भी किसी लोकल कल्चर के साथ में मिक्सअप होते हैं तो वो उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं लोकल कल्चर का, क्योंकि आज के टाइम में कंट्रीज जो हो गई वो अपने अपने कल्चर्स को लेके बहुत ज्यादा मतलब ऐसे रहने लगी हैं कि हमको हमारे कल्चर को भी प्रिजर्व करना है. इवन इंडिया में भी अगर आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग गए हैं, तो कुछ ऐसे ग्रुप्स जो है वो अपने आप फॉर्म हो जाएंगे, अपने आप, मतलब ऐसा तो नहीं कि ऑटोमेटिक कहीं से कुछ ऐसा जादू हो जाएगा, बट कुछ ग्रुप्स होंगे जो ऐसा सोचते होंगे सोसाइटी के बारे में कि अगर कल को हमारी सोसाइटी पूरी वेस्टर्न ही हो गई या हमारे यहाँ पर हमारा अपना कल्चर नहीं रहा, तो हमारी जो एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी है वो हम कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, क्योंकि कल्चर हमारी आइडेंटिटी को भी बनाता है. तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे जो इसको प्रिजर्व करने के लिए ढेर सारी मूवमेंट चलाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे. इवन आज भी हैं, आज भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो मतलब इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इंडियन पीपल जो भी बहुत ज़्यादा वेस्टर्न लाइफ को सपोर्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ के आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, उनको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि नहीं, आपको इंडिया के बारे में भी देखना है, आप इंडियन कल्चर को भी समझो, इंडिया की जो मतलब एक इतनी ज़्यादा यूनिकनेस है, इनक्रेडिबल इंडिया है, उस एक चीज़ के बारे में आप जानो, उसको समझो. तो ये सारी चीज़ें भी चलती हुई रहती हैं. नाउ नेक्स्ट इसी में आपका टॉपिक है जेंडर एंड कल्चर. अब कल्चर और जेंडर को अगर हम रिलेट करके समझें कि इस पर किस तरह का फर्क पड़ा है, इस पर किस तरह के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं. सो वेरी ऑफन डिफेंडर्स ऑफ अ फिक्स्ड ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी डिफेंड अनडेमोक्रेटिक एंड डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन इन द नेम ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी. अब कुछ जो फिक्स्ड ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी के डिफेंडर्स हैं, यानी कि जो ट्रेडिशनल कल्चर को डिफेंड करते हैं, वो अनडेमोक्रेटिक या डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस हैं जो वुमेन्स के अगेंस्ट में होती हैं, उनको भी डिफेंड करते हैं इन द नेम ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी. मतलब कि जनरली क्या होता है, बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि जैसे कल्चर का नाम लेते हुए बहुत ही अनडेमोक्रेटिक मीन्स या अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है वो वुमेन के साथ में किया जाता है कि नहीं, वो तो हमारे कल्चर के अंदर कहा जाता है, ये चीज़ें तो हमारे संस्कृति में बताई हैं कि वुमेन को इस तरीके से रहना चाहिए या वुमेन को ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए या वुमेन को क्या करना चाहिए. बट इस एक चीज़ को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पीपल होते हैं. These could range from a defense of sati to defense of women's exclusion from education and participation in public matters. तो इस एक चीज में किन सारी चीजों को लेकर डिफेंड किया गया, जैसे सती प्रथा. अब जैसे बहुत सारे मतलब लोग ऐसे कहते थे हमारी संस्कृति में ये एक चीज कही जाती है. आप 19th सेंचुरी में जो राजा राम मोहन रॉय ने पूरा एक मूवमेंट चलाया था सती प्रथा को खत्म करने के लिए. अब सती प्रथा क्या थी कि जब आपके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो आपके हस्बैंड, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ आपका हस्बैंड है, और अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में आपको भी उसी की चिता जो रहेगी उसमें वाइफ को भी जल जाना है, क्योंकि हस्बैंड की डेथ के बाद में वाइफ का कोई रोल नहीं है, वाइफ के रहने का कोई मतलब भी नहीं है. तो इसे जो है सती प्रथा कहा जाता था. अब इस सती प्रथा को लोग किस एक चीज के मतलब किस बेसिस के ऊपर वो किया करते थे, जस्टिफाई किया करते थे कि ये हमारी संस्कृति में है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा जाता है, और ये हमारे जो है रिवाज है, हमारे यहाँ का हमारा ट्रेडिशन है कि वाइफ को जो है सती होना ही पड़ेगा आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड. इसके बाद में बहुत बार ये सारी चीजें भी हुई. मतलब और आगे आ जाओ, आप 21st सेंचुरी में आ जाओ, तो वुमेन जो है उसको पढ़ाई लिखाई मत कराओ, लड़कियों को जो है पढ़ाने लिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारी संस्कृति में या हमारे कल्चर के अंदर ये सारी चीजें हैं कि उनको घर का काम ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, उन्हें जो है घर की देखरेख करना ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, और उन्हें खाना बनाना ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ कि उन्हें पढ़ाई आती है या नहीं. पढ़ लिख के वो क्या करेंगी, उन्हें अल्टीमेटली शादी के बाद में अपना घर ही तो संभालना है. तो ये जो सारे आइडियाज दिए जाते थे ना, जिसमें कल्चर का नाम लिया जाता था कि हमारी संस्कृति में ऐसा कहा जाता है या हमारी संस्कृति ऐसा हमें करने के लिए कहती है, ये जनरली जस्ट बहुत ज्यादा मतलब ऑर्थोडॉक्स आइडियाज पर बिलीव करने वाले लोग थे जो ऐसी बातें किया करते थे. तो इन सारे आइडियाज को डिफेंड किया गया किसके थ्रू, जो भी मतलब डिफेंडर्स हुआ करते थे फिक्स्ड ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी की, यानी कि एग्जैक्टली कल्चर क्या है बट उसको किस तरह से इंटरप्रेट करके कहा जा रहा है. तो उस चीज को डिफेंड जब लोगों ने किया, तो उन्होंने जब जेंडर की जब उसके अंदर बात आती है, तो लोगों ने यहां तक डिफेंड किया कि सबसे पहले तो सती प्रथा को खत्म करो, उसके बाद में एजुकेशन के अंदर वुमेन का इंक्लूजन होना चाहिए, प्लस वुमेन का पब्लिक मैटर्स में भी पार्टिसिपेशन हो. इन शॉर्ट
पॉलिटिक्स में भी वुमेन का रोल जो है वो होना चाहिए। तो ये जेंडर और साथ ही साथ में कल्चर का जब एक मतलब वो बोलते हैं ना कि जब दोनों साथ में आते हैं, आपस में आते हैं, तो किस तरह के हमको इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। ग्लोबलाइजेशन कैन देन बी टेकन एज अ बोगे टू डिफेंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन। तो ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर जनरली हो क्या रहा है, क्योंकि ग्लोबल आइडियाज हैं, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, ग्लोबल आइडियाज हैं, लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और वो सेम आइडियाज हम इंडिया के अंदर भी इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं। लेकिन जब वुमेन की बात आती है तो लोग क्या बात करते हैं, नहीं नहीं, भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है। भारतीय संस्कृति महिलाओं को घर के अंदर रहने के लिए बोलती हैं, घर के अंदर बस चूल्हा चौका करने के लिए बोलती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसी के साथ में जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उन्हें सती हो जाना चाहिए, ऐसी चीज़ों की बात है। तो ये जो एक मतलब वो बोलते हैं ना कि क्या क्या बोलते हैं, वो एक टर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है, कि जहां पर आप दोनों तरफ बात करो, कि एक तरफ आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, एक तरफ आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप जब वुमेन की बात आती है तो आपके आइडियाज बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो ये जो एक हिपोक्रेसी हुआ करती थी, इस एक चीज को खत्म किया किसने, ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इंटरलिंक है, इंटरकनेक्ट है, सभी एक दूसरे के आइडियाज को शेयर करते हैं। और इसके बाद में जो कल्चरल फिक्स्ड ट्रेडिशनल कल्चरल आइडेंटिटी को डिफेंड करने वाले लोग हैं, फिर उन्होंने जो है वुमेन के राइट्स, उनके इश्यूज को लेके भी बात करने स्टार्ट किया, और इसमें ग्लोबलाइजेशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जहां पर वुमेन के साथ में जितनी भी अनजस्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी उनको खत्म करने की बातें की गई। Fortunately for us in India, we have been able to retain and develop a democratic tradition and culture that allows us to define culture in a more inclusive and democratic fashion. तो इंडिया के साथ में ये एक चीज़ अच्छी रही कि हमारे यहाँ पर इतने सारे रिफॉर्मर्स थे, इतने सारे नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने हर एक चीज़ की बात करी, जिन्होंने वुमेन के राइट्स की भी बात करी। मतलब ये एक चीज़ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी हुई कि अगर आप कभी इस एक चीज़ को स्टडी करोगे, इवन शायद हमने कभी पढ़ा भी है इसके बारे में, कि अगर हम वोटिंग राइट्स की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज में वुमेन को वोटिंग राइट्स बहुत सालों बाद मिले। मतलब कुछ कंट्रीज जो आज अपने आप को बहुत डेवलप्ड बोलती हैं, इवन यूएस वगैरह भी, तो वहां भी वुमेन को जो राइट्स मिले वो इवन 19th सेंचुरी तक, इवन 20th सेंचुरी के अंदर जो है उनको राइट्स मिले थे, वोटिंग राइट्स मिले थे। बट इंडिया में जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तो वुमेन के पास में भी वोटिंग राइट्स थे। तो इस तरह से इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्मर्स की वजह से, बहुत सारी मूवमेंट्स की वजह से आज हम एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इंडिया के अंदर सेटअप कर पाए हैं, और साथ ही साथ में हमारा जो कल्चर है वो बहुत इंक्लूसिव और बहुत ही डेमोक्रेटिक है। मतलब कि वहाँ पर हम सभी की बात करते हैं, चाहे मेन हो, वुमेन हो, चाहे ओल्ड पीपल हो, चाहे बच्चे हों, हर एक पर्सन को, हर एक एंटिटी को उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, सभी के बारे में बात की जाती है और डेमोक्रेटिक वे में बात की जाती है, जहाँ हम इक्वालिटी, लिबर्टी, सिविल राइट्स, इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने की बातें करते हैं। क्लियर है? तो जेंडर और कल्चर जो है वो इस तरह से एक दूसरे के साथ में रिलेट करते हैं, और उसमें ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है आपका कल्चर ऑफ कंजम्पशन। नाउ व्हाट इज कंजम्पशन या कल्चर ऑफ कंजम्पशन? इस एक चीज को समझते हैं। कंजम्पशन समझते होगे आप कि हम सभी कंज्यूमर्स हैं ना, मतलब एक सिंपल टर्म में बता रही हूँ कि जैसे ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो जब इकोनॉमी में ट्रेड होता है तो जैसे फॉर एग्जांपल बाइंग सेलिंग हो रही, तो जो पर्सन बाइंग कर रहा है, जो पर्सन उन चीजों को खरीद रहा है, वो कंज्यूमर होता है। तो कंजम्पशन इसे कहा जाता है कि जहां पर आप चीजों को परचेस करते हैं। एक तो प्रोडक्शन होता है कि जहां पर चीजें प्रोड्यूस हो रही, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद में हम उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो भी होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर वो होलसेलर जो है मतलब रिटेलर तक जाता है, फिर रिटेलर से हम उन प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं जिन्हें भी उनकी जरूरत है। जैसे आप जाते हो शॉप्स पर, जाते हो, जो भी सामान आपको खरीदना है वो आप सामान खरीदते हो, तो आप कंज्यूमर हो, और ये जो खरीदी हो रही है इसको कंजम्पशन कहा जाता है। तो ये जनरली कल्चर ऑफ कंजम्पशन क्या है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। ओके, Often when we speak of culture, we refers to dresses, music, dance, food. However, culture as we know refers to the whole way of life. Generally, जब भी हम कल्चर की बात करते हैं तो हम किसकी बातें करते हैं? हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसा म्यूजिक सुनते हैं, हमको कैसा डांस फॉर्म पसंद है, हम कैसी फूड को कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। बट कल्चर, व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज अ होल वे ऑफ लाइफ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कल्चर क्या है, आपकी पूरी वे ऑफ लाइफ, आप कैसे जीते हो, आपकी पूरी लाइफ कैसे लीड करते हो, और उसके अंदर जितने भी सारे फैक्टर्स आते हैं। सो देयर आर टू यूजेस ऑफ कल्चर दैट एनी चैप्टर ऑन ग्लोबलाइजेशन शुड मेंशन। अब जब भी हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो मतलब जब भी हम किसी भी चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन को पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम कल्चर को पढ़ रहे हैं, तो कल्चर के दो यूजेस होते हैं जो हम सभी को समझने चाहिए। दे आर द कल्चर ऑफ कंजम्पशन एंड कॉर्पोरेट कल्चर। वो दो क्या है? एक है कल्चर ऑफ कंजम्पशन और दूसरा है कॉर्पोरेट कल्चर।
ठीक है, मतलब जब भी ग्लोबलाइजेशन के अंदर आप कल्चर को पढ़ रहे हो तो कल्चर ऑफ कंजम्पशन और कॉर्पोरेट कल्चर आपको आना ही आना चाहिए समझ में, इन दोनों यूजेस को आपको पढ़ना ही चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉर्पोरेट कल्चर को हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, अभी यहाँ हम कल्चर ऑफ कंजम्पशन को समझते हैं। So look at the crucial role that cultural consumption is playing in the process of globalization, especially in shaping the growth of cities. अब हम यहाँ पर जो है cultural consumption का रोल देखने वाले हैं कि globalization में किस तरह से cities की growth हो रही है और उसमें cultural consumption क्या रोल या क्या पार्ट जो है अपना प्ले कर रहा है। What is cultural consumption, इस एक चीज को हम समझेंगे। So till the 1970s, the manufacturing industries used to play a major role in the growth of cities. 1970s तक की हम बात करें तो सिटीज की ग्रोथ में कि सिटीज कैसे ग्रो करेंगी, वहां पर क्या सारी फैसिलिटीज होंगी, कैसे हम उनको डेवलप करेंगे, इन सारी चीजों के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एक बहुत ही मेजर रोल होता था। Presently, cultural consumption of art, food, fashion, music, tourism shapes to a large extent the growth of cities. लेकिन आज के टाइम में कल्चरल कंजम्पशन क्या कि आपका आर्ट, फूड, फैशन, म्यूजिक, आपका टूरिज्म यानी आपका कल्चर, इन शॉर्ट आपका कल्चर ग्रोथ ऑफ सिटीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? This is evident in the spurt in the growth of shopping malls, multiplex cinema halls, amusement parks and water world in the every major city in India. ये एक चीज हमको कहाँ पर देखने को मिलती है? जब हम किसी सिटी को देखते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर कितने ज्यादा मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स बने, वहाँ पर कितने शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पर वाटर पार्क्स हैं या नहीं है, और ये जो सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये मेजर सिटीज में हमको इंडिया में देखने को मिलते हैं। Most significantly, advertisements and the media in general promote a culture where spending is important. और ज्यादातर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू या मीडिया वगैरह जब कल्चर को प्रमोट करते हैं तो वो इसी चीजों के थ्रू प्रमोट करते हैं कि कल्चर में कितनी ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, मतलब कल्चर को प्रमोट करने में आप कितना ज्यादा खर्चा कर रहे हो। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे पहले के समय में ग्रोथ ऑफ सिटीज कैसे होती थी कि जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसके अंदर लगी हुई है या नहीं, मतलब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के थ्रू हम सिटीज की ग्रोथ को आइडेंटिफाई किया करते थे कि जैसे हम पढ़ते कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो फिर अर्बनाइजेशन होगा, और अर्बनाइजेशन होगा तो सिटीज और टाउन्स अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो वहां पर सारी फैसिलिटीज भी होना चाहिए, वहां पर जो है हेल्थ भी होना चाहिए, वहां पर एजुकेशन भी होना चाहिए, वहां पर और डिफरेंट अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह ये सारी चीजें होना चाहिए। बट धीरे धीरे इसमें कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है। तो जैसे जिस भी सिटी में आप रहते हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो है मतलब बहुत ही डिफरेंट लाइफ स्टाइल होती है। जैसे जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल देखे कि वहां पर टूरिज्म कितना ज्यादा डेवलप है। आप जिस सिटी में रहते हो अगर वहां पर कोई टूरिस्ट प्लेस है, मतलब टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी होती हैं जो पहले के समय से बहुत ही ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव हो और वहां पर उसकी अपनी कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है या फिर वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, वहां पर कुछ मतलब पहले तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस अटैच ही होती है। तो ऐसी कोई टूरिस्ट प्लेस है क्या वहां पर? जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे भोपाल है। अब भोपाल के पास में भीमबेटका है, भोजपुर है, फिर उसके बाद में सांची है। तो ये जो है ये सारी आपकी जैसे सांची है, सांची एक मेजर टूरिस्ट प्लेस के अंदर आती है। भीमबेटका उसे भी बहुत सारे लोग देखने जाते हैं। तो ये कल्चरल, अब भीमबेटका है तो उसको लोग देखने जाते हैं, या सांची है, सांची को ज्यादातर लोग देखने जाते हैं, वहां घूमने फिरने जाते हैं। तो वहां पर आपने कितना ज्यादा टूरिज्म डेवलप कर रखा है क्योंकि ये आपके कल्चर का पार्ट है। सांची जो है वो आपके कल्चर से रिलेटेड है ना, सांची की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अशोक का जो है मतलब रूलर जो रहे हैं उनसे रिलेटेड है सांची की इंपॉर्टेंस। तो उस एक चीज में आपने कितना ज्यादा स्पेंड किया है। फॉर एग्जाम्पल इंदौर है, मतलब मैं यहाँ पर कुछ मध्य प्रदेश की सिटीज का आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इंदौर है। तो इंदौर को बहुत ज्यादा जो है, एक तो इंदौर इंडस्ट्रियल सेंटर है। अब इसके बाद में इंदौर के लोग जो हैं, ऐसा जनरली कहा जाता है कि वो खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, उनको खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पर इंदौर में आप देखो कि कितना वेराइटी ऑफ फूड आपको सर्व किया जाता है। वहां पर आपने अक्सर, अगर आपने सुना है तो ओके, नहीं सुना है तो आप कभी गूगल पर सर्च करो, वहां पर एक 56 करके जो है एक प्लेस है जहां पर आपको वेराइटी ऑफ फूड मिलेगा। इंदौर के अंदर एक ऐसा मार्केट है जो रात के 3 बजे से ओपन होता है और वहां पर आपको वैरायटी ऑफ फूड सर्व किया जाता है। तो आप उन चीजों में कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। आप फैशन में, म्यूजिक में, जैसे आप मुंबई की हम बात करें तो मुंबई को जनरली जो है फैशन के साथ में कनेक्ट किया जाता है। मॉडर्न लाइफ, मूवीज और म्यूजिक, इन सारी चीजों के साथ में लोग स्ट्रगल करते हैं, वहां जाते हैं, फिर बॉलीवुड के अंदर आते हैं। तो आप इन चीजों में कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। आप कल्चरल कंजम्पशन जो हो रहा है उस एक चीज के थ्रू हम ग्रोथ ऑफ सिटीज आज के टाइम में उसका
मतलब अंदाजा लगाते हैं कि ग्रोथ ऑफ सिटी कितनी हो रही है, कल्चर में कितनी स्पेंडिंग हो रही है। जितनी ज्यादा कल्चर में स्पेंडिंग होगी उतना ज्यादा ग्रोथ ऑफ सिटी होने वाला है। ये आज का, ये मॉडर्न टाइम का एक सिनेरियो है कि पहले इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से सिटीज की ग्रोथ का अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन आज के टाइम में कल्चर में कितना ज्यादा स्पेंड किया जा रहा है, इस एक चीज से सिटीज की ग्रोथ का अंदाजा लगाया जाता है, एंड दैट इज कल्चरल कंजम्पशन। क्लियर हुआ? आइए ये भी समझ में। अब मेरे को कमेंट में बताओ कि आप जिस सिटी में रहते हो या आप जिस स्टेट में रहते हो वहां पर कौन सी सिटी बहुत ज्यादा फेमस है, और वो फेमस है तो वो किन चीजों के लिए फेमस है, उसमें आप एग्जांपल लो, आर्ट, फूड, फैशन, म्यूजिक, टूरिज्म, इन सारी चीजों का, कल्चर का एग्जांपल लेके फिर मेरे को बताओ और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। Next, to be careful with money is no longer a virtue. Shopping is a pastime actively encouraged. अब देखो, गवर्नमेंट तो मतलब इस कल्चर को प्रमोट करने में सारा कुछ अपना वो कर ही रही है, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे ही रही है, बट इसी के साथ साथ में आज के टाइम में जो ह्यूमंस हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कल्चर के अंदर। मतलब वो बाकी सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हुए कल्चर में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना, फूड में ज़्यादा कंज्यूम करना, शॉपिंग में ज़्यादा कंज्यूम करना, फैशन के अकॉर्डिंग जो है मेंटेन रखे रहना। मतलब जो भी नया फैशन में ट्रेंड आया है उसको आपको भी जो है फॉलो करना है, तो उसके लिए आपको जो है न्यू क्लोथ परचेस करने पड़ेंगे, उस तरह के फैशन में आपको भी ढलना पड़ेगा। वैसे ही फूड स्टाइल आपके भी होना चाहिए, वैसे ही फूड हैबिट्स आपके भी होना चाहिए, बट फिर इसी के साथ में आप भी वहां पर टूरिज्म में जो है मतलब जाते हो, अपने कल्चर को जानते हो, समझते हो। तो आज के टाइम में लोग पैसे को मतलब बहुत ज्यादा प्रिजर्व करके रखना, सेविंग्स, इसकी तरफ नहीं सोचते, बल्कि शॉपिंग वगैरह करना पास टाइम में, बोर होने चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं, नया कुछ फैशन में आया उन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, थोड़ा टूरिस्ट प्लेस पर चलते हैं, तो इसके थ्रू कल्चर तो प्रमोट हो ही रहा है, साथ ही साथ में सिटीज़ की ग्रोथ भी हो रही है। और अल्टीमेटली ये कल्चरल कंजम्पशन जो है ये सिटीज़ की ग्रोथ में प्रमोट कर रहा है, इकोनॉमी की ग्रोथ में ऑफ द कंट्री भी प्रमोट कर रहा है। इसके साथ में और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें, सो सक्सेसिव सक्सेसेस इन अ फैशन पीजेंट्स लाइक मिस यूनिवर्स एंड मिस वर्ल्ड हैव लीड टू अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन द इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ फैशन, कॉस्मेटिक्स एंड हेल्थ। आज के टाइम में अगर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है फैशन पीजेंट्स की तरह, मतलब आप मिस वर्ल्ड बनना चाहते हो, आप मिस यूनिवर्स बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो लोग क्या करते हैं, उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद में मेजर इंडस्ट्रीज जो हैं आज के टाइम में, वो इंडस्ट्रीज उसी तरह के मतलब कपड़े डिज़ाइन करती हैं जैसे मिस वर्ल्ड ने पहने थे, जैसे मिस यूनिवर्स ने पहने थे। मतलब आज के टाइम आप देखो कि मनीष मल्होत्रा ने कोई ड्रेस डिज़ाइन करी थी तो उसके आपको कितनी सारी कॉपीज़ जो हैं मतलब मार्केट्स के अंदर मिल जाएंगी, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग उस एक लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रखना चाहती हैं। भले आप मनीष मल्होत्रा की ड्रेस को अफोर्ड ना कर पाओ क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट सेम पीस आपको कॉपी किया हुआ कहीं किसी और मार्केट के अंदर जो है मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें भी हम देखते हैं। फिर इसके बाद में आपको कौन से कॉस्मेटिक्स यूज करने हैं, कौन सा आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब आज के टाइम में स्पेशली मतलब, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़के भी ऐसा करते हैं बहुत बार कि जो है मतलब वही मेडिकेटिव जो क्रीम्स वगैरह होती हैं उनको यूज करना, अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि हमको फैशन के अकॉर्डिंग करना है। और ये फैशन हो, फूड स्टाइल हो, हैबिट्स हो, ये सारी चीजें आपके कल्चर का ही पार्ट होती हैं। और अब इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और ऐसे ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज भी हो रही है। मतलब यंग गर्ल्स ड्रीम ऑफ बीइंग एन ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन। एक गर्ल्स का एग्जांपल दिया है आपकी बुक में कि लड़कियां जो है वो ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन की तरह बनना चाहती हैं, क्योंकि वो मिस वर्ल्ड रही हैं, वो मिस यूनिवर्स रही हैं। मतलब वो अलग बात है, आज ज़्यादातर आलिया भट्ट बनना चाहती हैं और भी डिफरेंट जो है मतलब आपके सभी अपने अपने स्टार्स को आप लोग फॉलो करते हो, उनकी तरह आप बनना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आलिया भट्ट पसंद है, तो वो जैसे रहती है, जिस तरह से वो मेकअप करती है, जिस तरह से वो अपने बालों को जो है मतलब अच्छे से करके रखती है, जिस तरह के कपड़ों को वो पहनती है, आप उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। लड़कों में भी होता है, आपका कोई अपना कोई फेवरेट हीरो होगा कोई, तो आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। तो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर किस तरह का सारा कल्चर है और वो कल्चर कैसे प्रिविलेंट है, उस अकॉर्डिंग हम भी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट इज कल्चरल कंजम्पशन। जब हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा जो है मतलब उसमें बिल्कुल ऐसा होता है ना कि उस एक चीज में बिल्कुल घुस जाते हैं, अपने उस कल्चर को बहुत ज्यादा जानना, उसको समझना, उसी की तरह रहना हमको अच्छा लगने लग जाता है। दैट इज कल्चरल कंजम्पशन। और अल्टीमेटली घूम फिर के ये जो सारा कल्चरल कंजम्पशन है ये हमें किसी चीज की ग्रोथ में, सिटीज की ग्रोथ में और साथ ही साथ में इकोनॉमी की ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। Popular game shows like कौन बनेगा करोड़पति actually made it seem possible that your fortunes could turn over a few games। इसके बाद में मतलब वे ऑफ लाइफ तो है ही कल्चर, बट हम कितना जानते हैं कल्चर को कि ड्रेस हो गया, क्लोथ्स हो गए, फूड स्टाइल हो गया, फिर उसके बाद में आपके अपने टूरिज्म, आर्ट, ये सारी चीज़ें हम कल्चर समझते हैं। बट कल्चर इसके अलावा और बहुत चीज़ होती है। आपकी पूरी वे ऑफ लाइफ ही कल्चर है। आप कैसे जीते हो, आप उस पूरी लाइफ में क्या सारी चीज़ें करते हो, मतलब आप एक दिन सिर्फ अपने पूरे आपने पूरे दिन में क्या सारी चीज़ें करी, अगर आप उसे ही नोट डाउन
डाउन करोगे तो आपको समझ में आएगा आपने कितने सारा कल्चरल कंजम्पशन की तरफ आप बढ़े हो। ठीक है, मतलब एक दिन डायरी में बैठ के नोट करना कि मैं सुबह उठा तो मैंने पहले क्या सारी एक्टिविटीज को नोट नहीं करना है, बट आपने किन चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट किया, आपको क्या चीजें करना अच्छा लगता है, आपने कैसे कपड़े पहने थे, आपने कैसे खाना खाया था, और आपने किस तरह से बाहर आपने क्या सारी चीजों को ऑब्जर्व किया था। जैसे यहाँ पर एक गेम की बात करी, कौन बनेगा करोड़पति, ये गेम हम सभी देखते हैं, मतलब हम सभी टीवी पे देखते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं जो कुछ गेम्स खेलते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, और ना जाने कितने सारे पैसे जो हैं वो मतलब उनके पास में मतलब वो अर्न करके चले जाते हैं। तो ये एक तरीके की आप अपनी किस्मत को आजमाते हो कि हाँ मैं इतना ज्यादा अर्न कर पाऊंगा इस गेम को खेल के या नहीं। बहुत से ऐसे गेम्स हैं मोबाइल पे जिन्हें खेलने पर आपको बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं और फिर आप उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो ढेर सारी चीज़ें ये कल्चरल कंजम्पशन को बताते हैं कि आपकी वे ऑफ लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं ये जो कल्चरल कंजम्पशन है ये कैसे हमारी इकोनॉमी को या इस ग्लोबल वर्ल्ड में पूरे ग्लोबलाइजेशन को भी प्रमोट करता है और कल्चर को भी प्रमोट करता है। सो दैट इज इन शॉर्ट कल्चरल कंजम्पशन। अब जो आपका लास्ट टॉपिक रह गया दैट इज कॉर्पोरेट कल्चर, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आंसर करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। क्लियर है, ये आए यहाँ पर समझ में। तो इतने ये जितने सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर पढ़े, सबसे पहले हमने कल्चर को जाना, होमोजेनिटी ऑफ कल्चर को हमने समझा, इसके बाद में ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर को हमने पढ़ा जो शायद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर जेंडर एंड कल्चर को देखा कि जब ग्लोबलाइजेशन जो है जब वो कल्चर के साथ में मिक्सअप होती है तो जेंडर में स्पेशली वुमेन के साथ में जितने भी सारे एस्पेक्ट्स हैं उसको इम्प्रूव करने में, उसके इशूज़ को जो है टैकल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके बाद में कल्चरल कंजम्पशन, एक तो सबसे पहले ये टर्म है क्या, इसका मीनिंग क्या है और कैसे ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो ग्लोबलाइजेशन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, साथ ही साथ में जब ये ग्लोबलाइजेशन कल्चर के साथ में लिंक करता है तो पूरी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। क्लियर है, ये भी आया यहाँ तक समझ में। सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और चैप्टर और साथ ही साथ में ये जो लेक्चर है ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बस एक ही लेक्चर बचा हुआ है दैट इज कॉर्पोरेट कल्चर, जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आंसर करेंगे। आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी स्टिल कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी आपका अपना कुछ भी रिलेटेड टू चैप्टर या सब्जेक्ट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो भी सारी चीजें मैंने आपको बोली कमेंट में बताने को वो भी मुझे बताया करो कि लाइक कल्चरल कंजम्पशन आप कैसे देख पाते हो, साथ ही साथ में कैसे ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर हो रहा है आपकी सिटी में, क्या सारी चीजें आपको कल्चर से रिलेटेड देखने को मिलती है, तो और आप उस पर कैसे स्पेंड करते हो, मतलब आप या आपकी फैमिली, वो सारी चीजें भी एग्जांपल में बताओ, मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तो हम उन सारी चीजों के साथ में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है, आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बट जाते जाते एक और छोटी सी चीज कि आप जो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे। तो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं यूट्यूब पर। अब इसी के बाद में आपको चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप चाहिए तो वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब सारे लेक्चर्स बिल्कुल साथ में मिल जाए, सीक्वेंस वाइज मिल जाए, क्लास वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बस गूगल पे जाना, एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे देखोगे यहाँ पर सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास जो भी कोर्स स्टडी करना है बस उस पर क्लिक किया, उससे रिलेटेड ये आगे सारे चैप्टर सब्जेक्ट के वीडियोस सभी के आगे वॉच नाउ लिखा हुआ है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, इससे रिलेटेड ये आगे चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर पे क्लिक किया उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स आगे, यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ है। तो जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक, जो भी कोर्स, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है बस वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है कोई और सब्जेक्ट, कोई और चैप्टर, कुछ और पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आपको मतलब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 लेक्चर्स देखने के बाद में कोई पेमेंट करना है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो और वो भी क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स के साथ में। सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।